हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं दिशा और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की इंग्लिश। फ्लेमिंगो बुक हमने स्टार्ट की थी और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके राइटर के बारे में। इस स्टोरी की राइटर हैं अनीस जंग, जो कि भारत में राउरकेला में पैदा हुई और उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। उन्होंने अपना करियर एज अ राइटर स्टार्ट किया इंडिया में, फिर उसके बाद उन्होंने मेजर न्यूज़पेपर्स में एज अ राइटर, एज अ कॉलमिस्ट वो लिखती रही इंडिया और बाहर के विदेशी अखबारों के लिए भी लिखती रही। तो ये जो कहानी है उनकी बुक लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से ली है। तो इसमें वो बच्चों के बारे में लिखती हैं जिनका उनको लगता है कि बचपन से छीन लिया गया है। तो वो जो बचपन है उसको कंपेयर करती है किससे? बसंत ऋतु से। तो उन्हें लगता है कि इन बच्चों का जो बचपन है, जो इनकी बसंत ऋतु है, वो इनसे छीन ली गई है। तो इन बच्चों के बारे में, इनके डेप्रिवेशन के बारे में वो लिखती हैं। सबसे पहले मैं आपको इस लेसन का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इसमें अनीस जंग की दो स्टोरीज हैं। पहली वो बात करती हैं एक बच्चे की जो कि कूड़ा उठाता है, ही इज़ अ रैक पिकर। और दूसरी स्टोरी है एक बच्चे की जो कि एक बैंगल फैक्ट्री में एक चूड़ी बनाने के उद्योग में काम करता है। तो यहाँ पे इनके साथ किस तरह से जो गरीबी है और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, कैसे इनका शोषण कर रही हैं, इस चीज़ पे उन्होंने बात की है। इस चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया और इसके बारे में उन्होंने थॉरली लिखा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से। पहली जो कहानी है उसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये जो कहानी है वो एक बच्चे की है जिसका नाम साहिब है और ये बांग्लादेश के ढाका से इसकी फैमिली दिल्ली के सीमापुरी में आके बस गई है, क्योंकि बांग्लादेश में जो इनका घर था ढाका में, वहाँ पे बहुत सारे तूफान आते रहते थे और इनका घर और इनकी ज़मीन सब कुछ बर्बाद हो गई। तो इसकी मम्मी इसको बताती हैं कि हम वहाँ सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए हैं। अब ये सीमापुरी में रहता है और दिल्ली में कूड़ा उठा करके ये अपनी दिनचर्या, अपनी आजीविका चलाता है। तो जिस तरीके से हम बहुत बार बच्चों को देखते हैं कुछ काम करते हुए, कूड़ा उठाते हुए, तो हम उनसे सवाल करने लगते हैं कि बेटा ये क्यों कर रहे हो, स्कूल क्यों नहीं जाते। तो राइटर भी उससे पूछने लगती हैं कि ये क्यों करते हो। तो वो बताते हैं कि मेरे पास कुछ और करने के लिए है नहीं। तो वो कहते तो स्कूल क्यों नहीं जाते? फिर तो वो बोलता है कि मेरे आसपास तो कोई स्कूल है नहीं, जब बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो राइटर उससे मजाक में कहती है कि अगर मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम क्या आओगे? तो वो हंसता हुआ हाँ में जवाब दे देता है। इसके बाद बहुत दिनों बाद वो वापस आकर उनसे पूछता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया है। तो उन्हें याद आता है कि मैंने उससे कुछ वादा किया था जो कि वो खुद भूल गई हैं। तो उससे कहती है कि स्कूल बनने में वक्त लगता है। अब राइटर अनीस जंग उस बच्चे से उसका नाम पूछती हैं तो वो कहता है साहिब आलम। अब राइटर कह रही हैं कि उसे अपने नाम का अर्थ नहीं मालूम, जो कि है पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। और अगर मैं उसे ये बात बता दूं कि तुम्हारे नाम का अर्थ ब्रह्मांड का स्वामी होता है तो शायद उसे बहुत आश्चर्य होगा। और अपने नाम के अर्थ से अनजान वो अपने दोस्तों के साथ नंगे पांव कूड़ा उठाने आता है। रोज सुबह चिड़ियाओं की तरह आता है और दिन तक चिड़ियाओं की तरह ही गायब हो जाता है। एक ही महीने के अंदर वो सारे बच्चों को पहचानने लगी। तो एक दिन वो फिर सवाल करती हैं उनसे कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो जो बच्चा होता है वो जवाब देता है कि मेरी मम्मी ने शेल्फ से नीचे नहीं निकाले, इसलिए आज मैं पहन के नहीं आया। तो दूसरा बच्चा कहता है कि अगर निकाल भी देती तो तू फेंक देता। अब उस बच्चे की तरफ देखती हैं, उसने दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहने होते हैं। तो उससे पूछती हैं तो वो ऐसे अपने पैरों को थोड़ा सा आगे पीछे हिला लेता है और चुप हो जाता है। तो तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे शूज चाहिए। तो राइटर कह रही हैं कि मैंने ट्रैवल करते हुए देश भर में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि नंगे पांव चलते हैं। और इसका एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि वे पैसों की कमी नहीं है, बल्कि उनका ट्रेडिशन है, उनका रिवाज है कि वो नंगे पांव चले। बट वो कहती हैं कि पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने का, गरीबी को एक्सप्लेन करने का शायद एक यही मुझे रास्ता समझ में आता है। राइटर को एक पुरानी कहानी याद आती है जो कि उडुपी के एक व्यक्ति ने उन्हें सुनाई थी कि जब मैं छोटा था और उस मंदिर के पास से होता हुआ स्कूल जाता था जहाँ मेरे पिताजी पुजारी थे, मैं वहाँ रुककर कुछ देर प्रार्थना करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाएं। तो 30 साल के बाद जब वो वापस उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि जो उस मंदिर के पुजारी का बेटा है वो अपने स्कूल की
यूनिफॉर्म में ड्रेस्ड है और उसके पास सॉक्स, शूज सब कुछ है, तो उन्हें दूसरे बच्चे की गई प्रार्थना याद आ जाती है जो उनने तब की थी जबकि उसे एक जोड़ी शूज मिल गए थे कि भगवान ये जूते मुझसे कभी ना खोएं। तो राइटर कहती हैं कि प्रीस्ट के बच्चे तो अब जूते पहनने लगे हैं, पर मेरे जो आसपास के कूड़ा उठाने वाले ये बच्चे हैं ये अब तक नंगे पांव ही घूम रहे हैं। इन बच्चों के साथ जो जान पहचान है वो राइटर को सीमापुरी तक ले आई। इस जगह के बारे में राइटर कहती हैं कि वैसे तो ये दिल्ली से बेहद दूर है, फिर भी ये कोसों दूर रह गया है क्योंकि अभी तक इसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जैसी सुविधाएं दिल्ली के अंदर होती हैं वैसी इस जगह तक नहीं आई हैं। इस एरिया में जो मोस्टली लोग रहते हैं वो कौन है? बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं जो कि 1971 में 1971 में आकर यहाँ पर बसे हुए हैं। ये लोग अब तक मिट्टी के घरों में रह रहे हैं और इनके पास कोई भी सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी और सीवेज की सुविधाएं, कोई भी सुविधाएं इनके पास नहीं पहुंची है। 30 साल से ये लोग बिना पहचान के रह रहे हैं और पहचान के नाम पर इनके पास क्या है? सिर्फ राशन कार्ड है जिनसे कि इनको थोड़ा सा खाना खरीदने को मिल जाता है। और इन लोगों का भी मानना है कि पहचान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? खाना। और वो कहते हैं, उनके शब्दों में उन्होंने लिखा है कि उनके पूछने पर, राइटर के पूछने पर उन्होंने कहा कि अगर रात को हम लोग भरपेट खाना खा के सो जाएं तो हम अपनी जिस जगह से हम आए हैं, जहां हम लोगों को खाना भी नसीब नहीं होता था, उससे बेहतरी जिंदगी है और हम ऐसा रहने में खुश हैं। अब ये उन औरतों की, उन लोगों की बात कर रही हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोगों को जहाँ खाना मिलता है वो हम वहाँ पे घर लगा लेते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी है। तो ये जो कूड़ा है, जिसे हम कूड़ा समझते हैं, ये उन लोगों के लिए क्या है? सोना है। इनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, इससे उनका घर चलता है, उनके चूल्हे जलते हैं। पर ये सिर्फ बड़ों के लिए एक दिनचर्या है, उनकी रोजी रोटी है, पर बच्चों के लिए इससे ज़्यादा है। अब बच्चों के लिए इससे ज़्यादा क्यों है ये वो डिफाइन कर रही हैं। तो साहेब उनको बताता है कि कभी मुझे 1 रुपया मिलता है और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, और उसकी आंखें चमक उठती हैं ऐसा कहने में। तो वो कह रही हैं कि वो इस उम्मीद में उस कूड़े को खंगालता रहता है कि कभी उसे चांदी का सिक्का मिलेगा और कभी सोने का भी मिल सकता है। तो उनके पेरेंट्स के लिए तो ये सिर्फ एक कमाई का जरिया है, जीवन जीने का ढंग है, लेकिन बच्चों के लिए क्या है? ये एक गिफ्ट है जो कि रैप्ड है, जिसको कि वो खोलते रहते हैं और कुछ नया ढूंढने की कोशिश उसमें करते हैं। तो एक सुबह राइटर देखती हैं कि साहेब वहाँ पे एक घर के पास खड़ा हुआ नेबर्स को देख रहा है। तो वो टेनिस खेल रहे होते हैं कुछ लोग, और वो वहाँ पर खड़ा होकर तो फिर उनसे बात करनी चाहती है। तो कहता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है और कभी कभी जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर जाके खेल लेता हूँ और गेट कीपर मुझे अंदर आकर के झूला झूलने देता है। ये वो राइटर को बताता है। उस दिन साहेब ने भी टेनिस शूज़ पहने होते हैं और राइटर के पूछने पे वो बताता है कि किसी ने मुझे दिए हैं। अब राइटर कहती हैं कि ये शूज़ किसी अमीर बच्चे ने ये कहकर पहनने से इनकार कर दिया होगा कि इसमें छोटा सा छेद हो गया है, पर ये बच्चे जो दिन रात नंगे पांव घुमा करते हैं, उनके लिए इन जूतों को पहनना भी किसी सपने के सच होने जैसा है। हालांकि वो जो टेनिस का गेम वो वहाँ पर खड़ा होकर के देख रहा है वो अब भी उसकी पहुँच से बहुत बाहर है। फिर एक सुबह वो साहेब से मिलती हैं। इस बार एक दूध की दुकान के पास उससे मिलती हैं और उसके हाथ में एक स्टील की बाल्टी होती है। तो वो पूछने पे बताता है कि अब वो एक चाय की दुकान पे काम करने लगा है और उसे 800 रुपये और इतना सारा खाना मिलता है खाने को। तो वो पूछती है कि क्या उसे अपना काम पसंद है। इस सवाल पे जो बच्चा है साहेब, उसके चेहरे का रंग उतर जाता है, उसका बेपरवाह मिजाज कहीं खो जाता है। अब राइटर उस कहती हैं कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो वो स्टील की बाल्टी है वो उसके प्लास्टिक के बैग से, जिसमें वो अपना कूड़ा लेकर के जाता है, उससे कई गुना उसे भारी लग रही है, क्योंकि वो जो झोला था, वो बैग था, वो उसका खुद का था और ये जो स्टील की बाल्टी है वो किसी और की है, वो जो चाय की दुकान का मालिक है उसकी है। अब साहेब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। अगली कहानी का टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये कहानी है फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले एक बच्चे मुकेश की, जिसकी जो फैमिली है वो कई पुश्तों से यही काम करती आई है। अब राइटर कहती हैं कि फिरोजाबाद, जो कि भारत में चूड़ियों का सबसे बड़ा औद्योगिक कारखाना जहाँ पर है,
इसमें कई हज़ार ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस तरीके की परिस्थितियों में रहती हैं, बहुत ही डेस्टिट्यूट की, बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी ये लोग बिताते हैं, टूटे फूटे से घरों में रहते हैं और इसी तरीके से ये जो अपने बच्चों को भी इन्हीं भट्टियों में भेज देते हैं चूड़ियाँ बनाने के लिए। और इन लोगों को इस बात का पता भी नहीं है कि इन अपने बच्चों से इस तरीके से भट्टियों में काम करवाना क्या है, गैर कानूनी है। तो जब वो मुकेश से मिलती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो बताता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। अब वो पूछती हैं कि तुम्हें कार्स के बारे में कुछ मालूम है, तो वो कहता है कि नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मुझे एक दिन एक चलानी है। राइटर उससे बात कर रही होती है, तो वो उन्हें फिर अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, अपना घर दिखाने के लिए। तो वो उन्हें बहुत गर्व से बताता है कि अभी हमने नया नया वापस से बनाया है अपने घर को। तो जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो एक कमज़ोर से दिखने वाली जो लड़की होती है वो घर में खाने का इंतज़ाम कर रही होती है, शाम का खाना तैयार कर रही होती है। और ये जो लड़की है इसकी आंखें धुआं से भरी हैं, फिर भी वो मुस्कुरा रही है। ये जो बच्ची है, ये जो लड़की है, ये मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है और बहुत छोटी उम्र में इसको घर की बहू का दर्जा मिल गया है और ये अब घर के 3 लोगों की इंचार्ज बन गई है। राइटर कहती हैं कि ये लोग अपने जीवन में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। मुकेश के फादर भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल नहीं भेज पाए, सिर्फ वही कला सिखा पाए जो कि उन्हें खुद आती थी, जो कि थी चूड़ी बनाने की कला। अब आगे बात करने पे मुकेश की दादी बताती हैं कि ये हमारा कर्म है और हम अपना कर्म कर रहे हैं, ये हमारा भाग्य है। उसकी दादी बताती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को इसी तरीके से अंधा होते हुए देखा है। जो चूड़ियाँ बनते समय उसमें से धूल निकलती है कांच की, उससे आंखों को बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और कई कई लोग इससे अंधे हो जाते हैं, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। राइटर एक और लड़की से मिलती हैं जिसका नाम है सविता और वो एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठ करके ये जो चूड़ियाँ हैं उनमें सोल्डरिंग का काम कर रही हैं और उसके हाथ बिल्कुल मशीन की तरह चल रहे हैं। राइटर कहते हैं कि ये बच्ची चूड़ियाँ बनाती ज़रूर है पर इसको इनका महत्व नहीं पता और एक दिन बहुत जल्द ही वो दिन आएगा जब इसको भी ये चूड़ियाँ पहनने लग पड़ेंगी और इसकी हाथों में मेहंदी लग जाएगी, यानी कि इसकी शादी हो जाएगी। फिर जो पास बैठी हुई औरत से बात करने पे वो कहती है कि एक वक्त कभी हमने भरपेट खाना नहीं खाया है। ये उनकी जो हृदय विदारक उनकी ज़िंदगी है उसका एक नमूना है। वो इसी तरीके से वहाँ पे हज़ारों हज़ार फैमिलीज इसी तरीके से वहाँ पे वर्षों से जीती आई हैं। इस जगह पे और ज़्यादा रिसर्च करने के बाद राइटर को पता चलता है कि यहाँ के लोगों के पास सिवाय इन कारखानों में वापस जाके काम करने के और कोई चारा नहीं है। ये अपना कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़े साहूकारों के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं अपने जनरेशन से, अपने दादा परदादा के ज़माने से। तो उनसे जाके पूछती हैं कि तुम अपनी सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते और इस तरीके से तुम अपने बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर देते, तुम्हें जो ये साहूकार हैं इनसे छुटकारा मिलेगा। तो बताते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, जो पुलिस है मारती पीटती है और हमें जेल में बंद कर दिया जाता है अगर हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो सुनती हैं तो उन्हें 2 चीज़ों का एहसास होता है कि ये 2 चीज़ों के नीचे दबे पड़े हैं। पहला है जो गरीबी है, जो उनके ऊपर भार है जिस कास्ट में वो पैदा हुए, बैंगल मेकर्स की कास्ट में, उसका। और दूसरा जो साहूकार, सरकारी कर्मचारी और जो नेता हैं उन लोगों ने एक जो सर्कल बना के रखा है उसमें ये दबे हुए हैं और ये सब मिलकर के इन छोटे से बच्चों पर इतना भार डाल देते हैं कि ये बच्चे कभी उससे उभर ही नहीं पाते। तो राइटर कहती हैं कि इन बच्चों के पैदा होते ही, थोड़ा सा बड़ा होते ही इनके ऊपर वो सारा भार आ जाता है जिस भार के नीचे इनके दादा परदादा जी हैं और ये इस चूड़ी बनाने के काम के आगे कभी सोच ही नहीं पाते क्योंकि इतने कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। और ये जो सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिशियंस का, जो लॉ कीपर्स का एक सिस्टम बना हुआ है जो इनका शोषण कर रहे हैं, वो इनके पीछे नीचे दब करके कुछ अच्छा, कुछ बेहतर सोच ही नहीं पाते हैं। तो जब मुकेश इनसे कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ तो इनको बहुत खुशी होती है कि इसने कुछ बड़ा सोचा है, कुछ डेयर। तो राइटर फिर मुकेश से पूछती हैं कि तुम गैराज कैसे जाओगे, वो तो बहुत दूर है। तो वो कहता है कि मैं चल के चला जाऊंगा।
तो वो पूछती हैं कि क्या तुम कभी प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो? तो इस बात पे वो ना कहता है। वो थोड़ा सा एम्बेरस्ड होता है, अपना सर नीचे झुका लेता है, पर उसको इस बात का अफसोस नहीं है। वो खुश है कि वो सिर्फ कारों का सपना देखता है, क्योंकि वैसे भी फिरोजाबाद के ऊपर बहुत कम एयरप्लेन्स उड़ते हैं। इस स्टोरी के थीम और मैसेज पे आते हैं। जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है उन बच्चों के आसपास जो कि बहुत ही छोटी उम्र से काम करने को, छोटे कारखानों में कूड़ा उठाने को, ये सब करने को मजबूर हैं और इनके पास स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसके आसपास रिवॉल्व होती है। इस स्टोरी में जो राइटर हैं वो मोस्टली फोकस करती हैं हमारी सोसाइटी की और पॉलिटिकल क्लास की उन बातों के बीच जो कि उन बच्चों की सफरिंग्स को देखती नहीं, उन गरीब बच्चों को नज़रअंदाज कर देती है और अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उनको अपलिफ्ट करने के बजाय उन्हीं के जगह पे रहने देती है। उनको एक वोट बैंक की तरह देखती है, ना कि बच्चों की तरह, ना कि ह्यूमन बींग्स की तरह, एक वोट बैंक की तरह यूज करती है। अब कुछ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो लास्ट 6 ईयर्स के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से मैंने शॉर्टलिस्ट करके ये क्वेश्चंस निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ द दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो राइटर ने ये कहा कि सीमापुरी एक जगह है दिल्ली के बेहद करीब होते हुए भी दिल्ली से कोसों दूर है, मीलों दूर है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दिल्ली जैसा डेवलपमेंट सीमापुरी में नहीं हुआ है। वहाँ के जो लोग हैं वो बेहद गरीबी की अवस्था में रहने के लिए मजबूर हैं और सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं देती। सिर्फ इनको राशन कार्ड दे दिया जाता है जिससे कि ये वोट दे सकें। इसके आगे सरकार का दफ्तर शाही का इससे इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई इनसे वास्ता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी लीड। तो जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, बहुत तोहफा है उनके लिए, और जो बड़े लोग हैं उनके लिए क्या है, ये एक सिर्फ जीने का जरिया है, एक कमाई का जरिया है। तो वो पूछ रहा है कि इसमें कि जो ये कूड़ा उठाने वाले बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो किस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं। इसमें आप पूरा आंसर लिख सकते हैं कि वो किस तरह से छोटे से घरों में रहते हैं, उनके पास कोई बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, कोई बेसिक सुविधाएं नहीं है, ना उनके पास सीवेज है, ना पीने का पानी है। तो जो डेवलपमेंट होता है इस शहरों में वो इन तक नहीं पहुंच पाया है और ये बहुत ही गरीबी की हालत में जीने के लिए मजबूर है। ये बच्चे ना स्कूल जाते हैं, सुबह उठ करके ये कूड़ा उठाने निकल जाते हैं, तो इस तरीके से छोटे छोटे कामों में ये लग जाते हैं बहुत छोटी सी उम्र से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द रेफरेंस टू चप्पल्स टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रैक पिकर्स। तो वो कह रहा है कि जो चप्पल के बारे में एक रेफरेंस आया था वो हमें उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में क्या बताता है। तो ये सुबह सुबह जब ये बच्चे कूड़ा उठाने के लिए निकलते हैं, ये कूड़े के पास जाते हैं, उस कूड़े में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पैरों में चुभ सकती हैं, फिर भी ये जूते चप्पल नहीं अफोर्ड कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये अत्यंत गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि चप्पल बहुत ही बेसिक, बहुत ही एसेंशियल चीज़ होती है, पर ये वो तक नहीं खरीद पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट जॉब डिड साहेब टेक अप, वॉज ही हैप्पी। साहेब ने एक चाय की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया था और जब राइटर उससे पूछती हैं कि वो खुश है तो उसके जो चेहरे का बेपरवाह मिजाज है वो उड़ जाता है और वो उदास सा दिखने लगता है उनको, क्योंकि जो टिन की बाल्टी थी अब उसको अपने जो प्लास्टिक का बैग है जिसमें वो कूड़ा उठा के ले जाता था उससे ज़्यादा भारी लग रही है, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, अब वो किसी और के लिए काम कर रहा है। दिस वॉज ऑल इन दिस चैप्टर। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हमारे चैनल पे आगे आने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड नाइट।